करीब 550 अंकों की बढ़त के साथ इस समय बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। आज बैंक निफ्टी ने सुबह से ही स्पीड बनाई हुई है, करीब 1% तक का गेन है। बट द प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी अभी भी निफ्टी के पास है। कल भी निफ्टी ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, आज भी निफ्टी डल है। थोड़ा बहुत निफ्टी की प्रॉब्लम आ रही है और ये स्पीड नहीं पकड़ रहा है, स्पार्क नहीं पकड़ रहा, मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ। अगर ये पकड़ ले तो आज बैंक निफ्टी और उड़ने के लिए तैयार खड़ा है। उसका डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने भी एक एल्गो सॉफ्टवेयर से भी चेक किया, उसके डाटा में काफ़ी दम दिख रहा है। बट हाँ, थोड़ा बहुत लैकलस्टर है वो निफ्टी है। फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। एक और चीज़ है, आज ना इंडिया विक्स घट नहीं रहा, तो हो क्या रहा है कि जो बढ़त आ रही है ना वो कहीं प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील ना हो, ये मेरा हल्का सा डर है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सेकेंड हाफ में इंडिया विक्स थोड़ा और डाउन होगा। विक्स जब तक फियर इन द मार्केट कम नहीं होगा, ये जो तेज़ी आप देखते हैं ना, ये सस्टेनेबल तेज़ी हो जाएगी, इस पर मेरे को कई बार डाउट रहता है। तो बस यही पॉइंट है। दूसरा 23,700-800, 50,500 जब तक हम वापस अचीव नहीं कर लेते तब तक ये पूरी तरह से खतरे के बादल छट गए हैं, ऐसा कहना मुश्किल है। आपको क्या करना चाहिए बताने के लिए अजीत मिश्रा हैं। वैसे हम सुबह भी आपको गाइड करते हैं कि आपको एक काम करना चाहिए, एक्युमुलेशन करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए। थोड़ा करके इकट्ठा करो, एक एक बूंद बूंद से इकट्ठा करो। उससे एक तो आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा, पहला पॉइंट जिसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। दूसरा, मार्जिन्स की कॉल नहीं आएंगी। तीसरा, आपके ऊपर ये बाज़ार हावी नहीं होगा और गिरने पर भी। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि रिकवरी में, क्योंकि आपकी एवरेज अच्छी हुई होगी तो थोड़ी भी रिकवरी में आपके पास पैसे आने लगेंगे। आपको बहुत बड़ी तेज़ रिकवरी की ज़रूरत नहीं होगी अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए। इसलिए इस तरह के मार्केट के अंदर जब सारे क्रिटिकल लेवल्स ब्रेक हों, प्रॉब्लम थोड़ी मैक्रो की हो और ट्रिगर्स भी थोड़े मैक्रो हों, तब सबसे पहला नियम ये कहता है कि हमको बाय छोड़ देना चाहिए, हमको एक्युमुलेशन वाली जोन पे आना चाहिए। आप देखे होंगे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आती है, कई रिपोर्ट्स बाय बोलती हैं, कई रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि एक्युमुलेट करो, इकट्ठा करो। वो ये नहीं कहती कि आप तुरंत बाय करो, वो ये कह रही है कि जब जब भी फॉल आए थोड़ा थोड़ा माल आप इस शेयर में इकट्ठा करना। वही 3 स्टांस हमारे भी रहते हैं, बेचना है, इकट्ठा करना है या फिर ख़रीदना है। तो हम पिछले 15 दिनों से इकट्ठा करने के फॉर्मेट में, आप अच्छे से जानते हो। खैर, एनी हाउ, अब क्या करना चाहिए इस पे बातचीत करने के लिए अजीत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग हम पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे विनय रजानी का, जो कल के हमारे मेहमान थे, और उसके बाद करेंगे अजीत सर से बातचीत। कल देखो प्लस माइनस ट्रेड दोनों ही तरह के ट्रेड उन्होंने दिए थे, और मैं आज की मार्केट को देख के कह सकता हूँ कि उनके प्लस के ट्रेड से अच्छा पैसा आया होगा। जैसे जोमेटो कल प्लस हुआ था, 3% का गेन था। आज सुबह कुणाल परार बता रहे थे, और उसके बाद फिर हमको आज मयूरेश जोशी ने भी बताया, फिर एक रिपोर्ट आई हुई है। ठीक है, तो जोमेटो का ऑलरेडी बेनिफिट आप 3% कमाया आपने। हिंडाल को उनकी प्लस कॉल्स में थी, उन्होंने 2 कॉल्स दी थी, आपको याद है, एक कोल इंडिया दिया था और एक हिंडाल को दिया था। तो हिंडाल को मेरे को भी ऐसा लगा, मैंने तो कहा मैं तो 20 तारीख के पास आऊँगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभाल लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, धीरे धीरे करके इकट्ठा किया जा सकता है। हिंडाल को 2% का गेन आया। MCX पे कल हमारी चर्चा हुई थी, करीब 2.5% का गेन आया। MCX उनकी पहली कॉल थी, आपको याद होगा, हमने तेज़ी के 2 शेयर लिए थे, MCX उसमें से पास हुआ था। एक्सिस बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो हमारा स्टॉप लॉस गया उसमें। ठीक है, M&M बेचने की रिकमेंडेशन थी, वो सपाट है। कोल इंडिया भी खरीदने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बना, वो भी सपाट ही चल रहा है। नेट शल में कहूँ कि आपके पास ठीक ठाक फिर से एक रिटर्न, एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हमने रखा है। अगर आपको लग रहा है अभी भी इन्फ्लेटेड है, ऑल्दो हमने सब कुछ करना शुरू कर दिया आपके ही कहने पर, अगर फिर भी आपको लगता है इन्फ्लेटेड है, तो 1% 2% का आप इसमें से वैसे राइडर भी मार सकते हो। ये 5 और 2 7.5% आप काटना चाहो, 2.5% काट लो। 5% कम होता है क्या? चलो मैंने माइनस आगे पीछे वाला भी कर दिया, 2% कम होता है क्या रोज का? और हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने भी मेरे को लिख के भेजा कि मैं आपका शो डेली देखता हूँ और मेरे को एवरेज में 1 से 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं अभी नाम उनका ढूंढ के बता दूंगा, 3-4 दिन पहले उन्होंने किया था, मैं तब रिकॉल नहीं कर पाया, आपको बता नहीं पाया। अभी मैं थोड़ी देर में उनका ढूंढ के नाम आपको बताऊंगा। उन्होंने खुद लिख के भेजा, मैं कहोगे तो मैसेज भी दिखा दूंगा आपको। उन्होंने लिख के भेजा कि मेरे को अच्छा शो से प्रॉफिट हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉफिट आगे भी बरकरार रहे। अजीत सर से थोड़ा आइडिया लेते हैं निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी का, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अजीत सर नमस्ते, पहले जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक।
कल सपाट दिन, उससे पहले हल्की बढ़त, आज भी हल्की बढ़त है। मैं वर्ड हल्का इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने क्रिटिकल लेवल्स पार नहीं किए, अभी हम सिर्फ चलना शुरू हुए हैं। जरा बताइए सर, आपका टेक क्या है? शुक्रिया डिम्पी। डिम्पी देखिए, कंसोलिडेशन के कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन के बाद जो एक पॉज आता है, उस तरीके का एक पॉज देखने को मिला है हमको इंडेक्स में। आज थोड़ी शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, बट क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, तो हायर लेवल्स पे दोबारा से आपको दिख रहा है कि प्रेशर आ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो आज जो मुझे लगता है कि शायद आपको ये एक डोरमेंट मूव ही रहे, बिकॉज जिस तरीके से 23,350 से लेकर 300 के अराउंड पे कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिवली बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज म्यूटेड मूव ही रहेगा ड्यूरिंग द डे है, अगर निफ्टी की बात करें। कंपैरेटिवली जैसे कि आपने भी बताया कि बैंकिंग इंडेक्स वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डेटा और चार्ट पैटर्न पे भी। तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि एक बार को आप 49,600 800 के जोन के तक पहुंचने की कोशिश करें। तो अगर इंडेक्स में अगर कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग पे फोकस करना वो ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। तो यहाँ पे तो देखिए 49,800 की जो मंथ एंड की, क्योंकि अब तो एक ही आपके पास एक्सपायरी होती है बैंकिंग में, वो करीब 528 के पास ट्रेड कर रही है। तो वो आप चाहें तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके करीब 700 साढ़े 700 तक के टारगेट्स के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी में मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच मेंटेन करना है। मेरा ये मानना है कि 23,300 23,100 एक बैंड बन गया है। आज इसके ऊपर खुले थे हम, बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स के पास ही बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं। अगर क्लोजिंग हो जाती है 300 के ऊपर, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि एक रीबाउंड एक्सटेंड होगा निफ्टी में भी करीब 500 तक के लेवल तक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। एक डाउन ट्रेंड के अंदर एक जो आपका करेक्टिव मूव आता है, वो एक मूव 500 तक 600 तक इंडेक्स को लेके जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ हमको लगता है कि एक रिबाउंड के लिए प्ले कर रहे हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक। तो वो कहीं ना कहीं हद तक तय करेंगे कि नेक्स्ट डे पे हम किस तरीके का मार्केट मूव देखने वाले हैं। बट कंपैरेटिवली बैंकिंग बेटर स्ट्रक्चर है अगर किसी को इंडेक्स में ट्रेड करना है तो। ठीक है, डन पॉइंट। बैंकिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग में कुछ एक प्राइवेट बैंक्स का वापस एक पुल बैक या स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक ड्यू भी है। आई होप सो वो भी आना चाहिए। आगे बढ़े, आपको ज़रा शेयर्स की चर्चा कर लें। ऑलरेडी आपको एक ट्रेड मिल गया कॉल के ज़रिए, आप चाहें तो ये भी नोट कर लें। बैंकिंग पे आप फ्यूचर लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक और निफ्टी में से अगर कुछ एक रखना चाहें तो ये रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज का दिन इसलिए भी, आज ना केवल एक वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का, बल्कि निफ्टी के दो मेजर कंपोनेंट जो नॉन बैंकिंग है, इनका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, उन दोनों के नतीजे हैं। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है इन्फोसिस। इन दोनों की कंबाइन वेटेज भी 10% से ज़्यादा की है। ठीक है, तो इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अपने नतीजे उतारेंगे, इनका रिएक्शन हम कल देखेंगे मार्केट में। अगर सब कुछ चंगा सी टाइप रहा तो बैंक निफ्टी जो थोड़ा गर्म है, निफ्टी भी उसको अप्रोच करेगा और साथ में दोनों मिलके एक नए लेवल्स दिखाएंगे। अगर ख़राब रहा तो बैंक निफ्टी के अंदर आप थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा ढूंढिएगा। इसलिए बैंक निफ्टी की मेरे को कॉल ज़्यादा समझ में आ रही है जो सर ने आपको बताई है। शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। तो दो तीन शेयर हमने निकाले हैं सर। पहले लॉन्ग वाले शेयर्स में एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। आज इंश्योरेंसेस के शेयर्स काफ़ी बढ़िया और सभी चल रहे हैं, प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी सब ना। और दूसरा रियल एस्टेट, जो कि 2024 के अंदर भी बढ़िया था फ्लोज के अंदर एफआईज का। अभी भी कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि इसके अंदर कोई मेजर क्रैक आ रहा है, और एग्रेशन जब भी आता है तो रियल एस्टेट हमेशा ऊपर होता ही है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज चेक कर लो सर, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चेक कर लो। बिल्कुल। मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स की पहले बात करूँ डिम्पी, तो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, अक्रॉस द बोर्ड आप रिकवरी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेटेड भी था कि जिस तरीके से अब पेस ऑफ डिक्लाइन इनमें कम हो गया था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि सेलर्स एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम भी डल था। आज के सेशन में जिस तरीके से रिकवरी आई है अक्रॉस द बोर्ड, आईसीआईसीआई प्रू ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया, 200 डेज को रीटेस्ट किया, और वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है। मुझे लगता है कि शायद आपको एक अच्छा बाइंग जोन जो है वो करीब 344-45 के लेवल्स के पास अगर मिलता है, तो वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा। उस केस में 630 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 670 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अब आते हैं रियल्टी बास्केट पे, तो डेफिनेटली देखिए वहाँ पे डीएलएफ लीड कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे काउंटर्स में भी कहीं न कहीं अब बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के बाद, क्योंकि काफ़ी शार्प डिक्लाइन आया था 3000 से लेकर 2250 तक का, तो यहाँ पे भी उस तरीके का एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा 2420 के ऊपर आएगा, बट अगर आपके पास पोजीशन है या बनाना चाहते हैं, तो 2290 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हैं। 2500-2550 ये आपके पोजिशनल टारगेट होंगे। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आपको एक ट्रेड मिला और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर भी ट्रेड मिला। दोनों के दोनों शेयर्स पास होके आए और दोनों के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वॉल्यूम थोड़ा कम रखो। अगर पहले से ले रखा है फिर बिल्कुल मत लो, एवरेज मत करना। और दूसरा, अगर आपका कोई भी शॉर्ट है इसके अंदर, मान लो जो दोनों बाय आए हैं, तो आपको ये लेवल्स अच्छे से देखने हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो करना है। 3-4 चीज़ें। डॉक्टर के पास जाते हो ना, आपको दवाइयाँ देता है, तो बोलता है भैया दवाई दे रहा हूँ, ठीक हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखना तला हुआ नहीं खाना, मिर्ची वाला नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना। आप बोलते हो डॉक्टर साहब ठीक है, अगर नियम का पालन करते हो, दवाई समय पे लेते हो, जल्दी ठीक होते हो। नियम का पालन नहीं करोगे, दवाई खाते भी रहोगे, तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आपको नियम का पालन करना है कि लो वॉल्यूम रखना, स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो करना है, एवरेज करना नहीं है, शॉर्ट वॉट से फिलहाल भी बचना है। ठीक जी। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स पे। फर्स्ट इज़ एसआरएफ, सेकंड इज़ पेटीएम। पेटीएम मैं ऑलरेडी भी आपको सुबह बता चुका हूँ कि बजट तक इसको ज़रूर रखना। सरकार डिजिटल पेमेंट्स को लेकर कोई बात बोल सकती है। 2 मेजर प्लेयर हैं, पेटीएम भी है, मोबीक्विक भी है इस दो में। तो एक बार आपके रिकमेंडेशंस अजीत सर, एसआरएफ और पेटीएम। तो देखिए एसआरएफ पे पहले बात करते हैं डिब्बी की। अगर केमिकल बास्केट की बात करें, हम सबको पता है किस तरीके का प्रेशर और अंडर परफॉर्मेंस झेली है पिछले करीब 2.5-3 सालों में। और रिकवरी के केस में सबसे पहले हमने रिएक्शन देखा एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन में ही देखा कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। अब थोड़ा सा डल मूव था पिछले 3-4 दिनों से, अब दोबारा से यहाँ पे रिकवरी स्ट्रेंथन होती हुई नजर आ रही है। तो एसआरएफ को अगर आप देखेंगे लंबे टाइम फ्रेम पे डिब्बी, तो आपको एक चैनल बनता हुआ नजर आएगा जिसके अपर बैंड के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो करीब करीब 2600 के पास मान के चलिए, 26-2620 के पास का अपर बैंड का एक जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। बट मुझे लगता है कि शायद इसको 1-2 दिन के हिसाब से अगर शायद ना भी परफॉर्म करे, अगर थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर आप रखते हैं और 2450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, तो पोटेंशियल है स्टॉक में करीब 2800 तक के लेवल दिखाने का। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है शायद ये ग्रेजुअली आपको मूव करता हुआ नजर आए, 2600-2620 के पास एक रुके भी। बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव की तैयारी के लिए एसआरएफ में। तो उसके हिसाब से अगर आप प्लान करते हैं तो ज्यादा बेटर स्प्रेड रहेगा। और दूसरा नाम पेटीएम का, देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, रिकवरी जो आई है पिछले करीब 4-5 दिन का करेक्शन, और 2 दिन में इसने ऑलमोस्ट पूरे करेक्शन को पूरा कर लिया। अब कहीं पे 20 ईएमए के पास आके थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन दोबारा से इसमें सेट इन हो सकता है, जो कि आपको दोबारा से अच्छे लेवल मिल सकते हैं बाय करने के। तो 915 बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे कि ये रेजिस्ट कर रहा है अभी। उसके ऊपर क्लोज आए या फिर एक बार दोबारा से 850 के पास मिले, इन दोनों लेवल्स के पास डेफिनेटली अगर आप बाय करते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड होगा। 800 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोबारा से करीब 1000 तक के टारगेट्स के साथ। ठीक है, तो मोटा मोटी दोनों ट्रेड पे आपको एक व्यू पॉइंट भी मिला और एसआरएफ के अंदर तो बकायदा साफ सुथरा एक ट्रेड भी मिला। 2800 तक का टारगेट है। मेरा भी ऐसा मानना है कि थोड़े केमिकल्स वाले शेयर चल सकते हैं, बजट से पहले ही चल जाते हैं, बजट के बाद नहीं चलते, बजट से पहले चल जाएंगे। थोड़ा अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात हुई तो और बड़े बड़े बेनिफिट आ सकता है। तो 2800 तक का टारगेट है, 2450 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। ठीक है जी। दूसरा पेटीएम भी है, तो वो भी आपके सामने उन्होंने व्यू पॉइंट रख दिया। सारे के सारे शेयर पास हुए, ट्रेड आपको मिल गया। छोटे से बाजार यहीं का यहीं है, यानी कि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर से 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। आप देखेंगे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है जो पिछले 2-2.5 घंटे से एक जैसा ही चल रहा है। जो शुरुआती गेन आया था उसको मार्केट ने पकड़ लिया। ये देखो बैंक निफ्टी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं अगर जोड़ दूँ तो 50-60 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं है। खैर एनी हाउ, आपको एक बाय कॉल मिली हुई है, कॉल भी दी है सर ने आपको, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। एक बार फिर सब घुमा दीजिएगा, सारे के सारे ट्रेड जितने भी हमने दिए हैं। मंदी के शेयर्स चेक करवा लें। तो पहले आज लेके आइए फ्रेश शॉट्स।
टाटा कंज्यूमर्स, ना केवल टाटा कंज्यूमर्स वीक है बल्कि कंजम्पशन के सभी शेयर्स वीक है आज। HUL, ITC, ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर्स, और दूसरा भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही है, वो है वोल्टास, वो भी आज वीक है। दोनों में 2-2% का कट है। एक बार अजीत सर चेक कर लो, 100 पॉइंट निफ्टी, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी दोनों लाल निशान में है। डिम्पी देखिए, चैलेंजिंग पार्ट है। अगर आप एफएमसीजी इंडेक्स को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम हुई है। एफएमसीजी इंडेक्स अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे चला गया है। तो अभी तक जैसे लग रहा था कि बीच में अभी कुछ ट्रेंड देखा था हमने कि एफएमसीजी स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, और एक रिकवरी का अटेम्प्ट देखे हमने एचयूएल में, कोलगेट में, तो वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो रहे हैं। कंपैरेटिवली टाटा कंज्यूमर एक बेटर स्ट्रक्चर है, बिकॉज बाकी सब स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास आ चुके हैं या उसको ब्रेक कर चुके हैं। टाटा कंज्यूमर में करेक्शन जरूर आया है, बट अभी भी जिसका प्रीवियस स्विंग लो है वो काफी नीचे है, करीब 890 के पास। तो मैं कहूंगा बेटर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज आपको ज्यादा मेजर डिक्लाइन नहीं, और आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा नजर आएगी टाटा कंज्यूमर में। तो ये शायद रेंज में ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्टिंग के लिए अगर वेट करना है तो 940 के पास अगर आपको ये दोबारा स्टॉक मिलता है तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 960 आपका स्टॉप लॉस होगा, और 910 तक के टारगेट्स के लिए तब आप शॉर्ट कर सकते हैं, नॉट एट द करंट लेवल्स। वोल्टास की अगर बात करें तो देखिए, वोल्टास में एक आज बड़ा वॉलेटाइल मूव रहा कि इनिशियली एक अपटिक देखने को मिला। स्टॉक ने अपने 100 EMA को टेस्ट किया, जो कि कोइंसाइड कर रहा है 20 EMA से भी, और आप 200 EMA के पास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि करीब 1570 के पास प्लेस्ड है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए 1570 का ब्रेक का, उसके बाद यहाँ पे आप इनिशिएट करिए 1600 के स्टॉप लॉस के साथ 1500 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, 2 अनवाइंडिंग के शेयर हैं, फटाफट से वो भी चेक कर लो। कल्याण ज्वेलर्स, SCL टेक। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में तो बहुत ज्यादा पिटाई हो गई डिम्पी की। जिस तरीके से हमने देखा है पिछले करीब 7-8 सेशन में 780 से लेकर आप 520 तक ले आए हैं, और नो डाउट मूव भी काफी शार्प आया था पास्ट में। तो अब मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड पोजीशंस बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मींस इन्हीं लेवल्स के पास लास्ट कंसोलिडेशन हुआ था, एक छोटा कंसोलिडेशन करीब 500 के जोन के पास। तो यहाँ पे अभी कुछ फ्रेश पोजीशन नहीं करनी चाहिए। जो फंसे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पे 500 का है। उसके नीचे अगर ये क्लोज होता हुआ नजर आए, डेफिनेटली आपको एग्जिट करना है। रीबाउंड के केस में भी आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बिकॉज जिस तरीके से करेक्ट हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एक वर्टिकल रीबाउंड के चांसेस बहुत कम है। तो 560 से लेकर 580 का जोन है वो रेजिस्टेंस एरिया की तरह रहेगा। तो जिनके पास है वो 500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, बट अभी फ्रेश कोई भी पोजीशन नहीं उसमें आपको रखनी है। HCL टेक, यहाँ पे देखिए कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था बिफोर रिजल्ट्स। पोस्ट रिजल्ट इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिम होता हुआ नजर आ रहा है। उस केस में आपको दोबारा से एक बार 1720-1700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है 1840 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 1:1.5 के स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, आप इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे 1825-30 के स्टॉप लॉस, और करीब 1725 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, जल्दी जल्दी अपने ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए। देखिए, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड पे रखिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है आपको भारतीय एयरटेल में, बहुत टाइट रेंज में बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है अपने मेजर एवरेजेस के पास। और डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी आज रिकमेंड किया है इन्हीं लेवल्स के अराउंड पे। 1680 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है, 1590 का टारगेट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। वहीं पे OMC बास्केट में प्रॉफिट टेकिंग का टोन जारी है, और हिंद पेट्रो जो कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है, उसको शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 348 के स्टॉप लॉस के साथ, 348 के टारगेट्स के लिए 367 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और आज सभी स्टॉक्स आपने बता दी, कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे। चलते चलते मैं उन भाई साहब का नाम बताना चाहता हूँ जिन्होंने हमको लिख के भेजा था। उनका नाम था हाकिम खान। उन्होंने हमको लिखा था, और ये 11 जैन को उन्होंने हमको मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा कि मैं करीब 1.5 से 2.25% रोज़ कमाता हूँ, और आपका मैं ये शो काफ़ी पसंद है। मेरे को कह रहे थे कि वो आप चार्ट के ज़रिए भी दिखा दिया कीजिएगा, थोड़ा फिजिबल नहीं है इसलिए हम वो कर नहीं पाए। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच, आपने लिख के भेजा। और अगर आपको भी कुछ सुझाव देना हमें और बेहतर कैसे करें इस कार्यक्रम को, तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। मैं जितनी कोशिश होगी उतना ठीक करने की इस कार्यक्रम को कोशिश करूँगा। और मेरा मानना है कि अगर ये शो देख लिया, सब कुछ देख लिया, हम इसी थीम पे कर रहे हैं काम। नमस्कार।